नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है समराइज्ड मेरे यूट्यूब चैनल में। वादे के मुताबिक और उत्तर प्रदेश चुनावों के विश्लेषण के ही क्रम में आज की बात करते हैं समाजवादी पार्टी पर और उसके प्रदर्शन पे। मैं देख रहा हूँ समाजवादी खेमे में दुख के साथ एक बहुत उत्साह की भी स्थिति नज़र आ रही है। उनमें से तमाम को लग रहा है कि मत प्रतिशत इतना बढ़ा हुआ है, अब तो 2027 कहीं गया नहीं, 2024 में भी स्थिति बहुत बेहतर होगी। मुझे लगता है कि ये आकलन एकदम गलत है और समाजवादी पार्टी को तुरंत इस भ्रम से बाहर निकल के जमीन पर काम करना शुरू करना चाहिए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है और भी तमाम साथियों को लग रहा है कि समाजवादी पार्टी अब यूपी में अपने उरूज पे है, वो अपने टॉप नॉच परफॉर्मेंस पे है। इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस उसके अपने सोशल कॉम्बिनेशंस में और अलायंसेस में संभव नहीं। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि ये चुनाव धार्मिक ध्रुवीकरण के साथ साथ राजनीतिक ध्रुवीकरण का भी था, इलेक्टोरल पोलराइजेशन का भी ये चुनाव था। इलेक्टोरल पोलराइजेशन मतलब जो भी लोग भाजपा के किसी भी हाल में विरोधी थे, उन्होंने जान लगा दी है भाजपा का जगरनट रोकने के लिए, भाजपा का रथ रोकने के लिए। उनकी क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक कोई भी पहचान रही हो। मैं बहुत सारे ऐसे मित्रों को जानता हूं जो लंबे दौर से भाजपा समर्थक थे, लेकिन ओल्ड पेंशन के नाम पे वो भी वोट दे के आए हैं। और उस स्थिति में जब उनके पास अब लौटने के सिवा कोई जगह नहीं है, सपा की परफॉर्मेंस इससे आगे नहीं जाने वाली। 31% या 28% पे 2017 में 2012 में 2012 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी सपा ने। अब 37% ओवरऑल अलायंस के गठबंधन वोट पे और 35 का अपना ही करीब करीब आंकड़े, 1-8% इधर हो सकते हैं, वो आप चेक कर लीजिएगा। उस पे केवल 140 सीट लेके आना, 142 सीट लेके आना, तो समझ जाना चाहिए कि अब ये जो पोलराइजेशन है वो दो पार्टियों का है। बसपा का वोट घटा है, कांग्रेस का वोट बहुत घटा है, आरएलडी ने अपना वोट करीब करीब मेंटेन किया है और समाजवादी पार्टी ने बढ़त ली है। क्योंकि ये जो एंगर है, ये समाजवादी पार्टी के समर्थकों का वोट परसेंटेज नहीं है जो सपा को गया है। ये एक लेवल पे बहुत नेगेटिव पोलिंग भी है कि जो भी लोग जहां भी भाजपा को हराना चाहते थे, उनका गुस्सा कोविड का हो, रोजगार का हो, उनका गुस्सा अव्यवस्थाओं का हो, उनका गुस्सा जातीय हो, उन्होंने सपा को वोट दिया है। तो अब परसेंटेज छोड़ दीजिए, 2024 हो या 2027 की विधानसभा चुनाव, सपा का वोट एक नहीं बढ़ना है, प्रतिशत तो कोई सवाल ही नहीं। अब अगर इस हालत में, और एक दूसरी बात जो इस चुनाव में बहुत बड़ी हुई है और जो भाजपा ने बड़ी सफलता से की, मैं पिछले वीडियो में मैंने बात की और विस्तार से, अगर आप वो देखें तो समझेंगे। भाजपा ही नहीं, दुनिया भर में दक्षिण पंथ की राजनीति करने वाले जो संगठन होते हैं, उनका एक बहुत पुराना आजमाया और सफल हथियार होता है अपने से जो असहमत हैं उनको दुश्मन बनाना, उनकी छवि खराब करना और साथ साथ उनको इररिलेवेंट कर देना। गुजरात में हमने देखा है, जर्मनी इटली की तो बात ही छोड़ दीजिए। हम यूपी में देख रहे हैं कि जहां पे कुछ कुछ सीटों पे अल्पसंख्यक पॉपुलेशन 30%, 40% के ऊपर है, वहां भी उन्होंने 2014 से 2022 तक अल्पसंख्यकों को ही रिलेवेंट बना दिया है। एक भी टिकट नहीं देना, पूरे मंत्रिमंडल में केवल एक मोहसिन रजा को, वो भी वक्फ मिनिस्टर बना के रखना, क्योंकि एक छवि भी बाहर की दुनिया को भी दिखानी। और जहां पे वो अगर 15% है तो उनके लिए पोलराइजेशन करके अप्रासंगिक बनाना, इरेलीवेंट बनाना बहुत आसान है। जहां पे नहीं है वहां पे वो बसपा या मीम जैसे पार्टियों को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो समाजवादी पार्टी को सबसे पहले ये समझना होगा कि आप दूसरे के दम पे, उधार की जनता के दम पे चुनाव नहीं जीत सकते। और ये कि कितनी सीटें हमने 500 वोट से हारी हैं, कितनी सीटें हमने 300 वोट से हारी हैं, उसका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट
बैलेट डेमोक्रेसी में कोई मतलब नहीं होता, या अनुपातिक चुनाव नहीं हो रहा है। तो अब सपा के लिए आगे का रास्ता क्या है? यहाँ से सपा के लिए आगे एक ही रास्ता है कि वो पहले तो अपना ट्विटर से निकले। मैं आज अखिलेश यादव जी की ट्वीट देख रहा था, एक गाजीपुर या कमानीगंज कहीं से एक वीडियो, कासिमाबाद से वीडियो वायरल हुआ, ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें पीठासीन अधिकारी बता रहे हैं कि ईवीएम बदली गई। ट्विटर पर बैठे बैठे चुनाव आयोग को संज्ञान लेवा रहे हैं। तो अखिलेश जी, ऐसे ट्विटर पे आप सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लिवा ही पाते, तो ये चुनाव जो है उसके नतीजे ऐसे नहीं होते। समाजवादी पार्टी को अपना एक कैडर बेस बनाना पड़ेगा, अपना आरएसएस जैसा एक संगठन बनाना पड़ेगा जो 5 साल जमीन पे काम करे, लोगों को देखे, अपनी व्यवस्थाओं पे नजर रखे, एक एक वोटर टाइट करे, चुनाव के पहले उनका नाम मतदान सूची में है या नहीं, या उन्हीं के मतगणना स्थल पे, मतदान स्थल पे है या नहीं। ये बदमाशी भी बड़ी बारीक होती है, लेकिन होती बहुत है कि आपने बड़ी बारीक एक बदमाशी कर दी। वो बदमाशी क्या है? मैं वोटर इस मतदान केंद्र का हूँ, पोलिंग सेंटर का हूँ, लेकिन वोट आपने मेरा 3 किलोमीटर दूर डाल दिया। अब मैं यहाँ जाकर ढूंढ रहा हूँ, मुझे अपना नाम मिल नहीं रहा है, और मुझे कैसे पता होगा कि वो 3 किलोमीटर दूर वाली में। फिर जब ये बात आती है तो लोग बता देते हैं कि देखिए आपका तो वहाँ था, आपकी ही गलती रही होगी। तो ये भी दुरुस्त करें। दूसरा, उनको अपनी बसपा भी बनानी पड़ेगी। अब बसपा को आरोप लगाने का, चुनाव में कोई वोट कटुआ नहीं होता। मैं ये बात हमेशा से कहता रहा हूँ। ना मीम वोट कटुआ है, ना बसपा वोट कटुआ है, ना आप वोट कटुआ है। चुनाव पार्टियां अपने एजेंडे पर लड़ती हैं, और बसपा का एजेंडा बहुत पहले से साफ था। जिनको नहीं पता हो उनको अमित शाह और मायावती जी की जुगलबंदी से समझ आ जाना चाहिए था कि अमित शाह बोल रहे हैं उनको मुसलमानों का वोट मिलेगा, बसपा को, और मायावती जी उनकी तारीफ कर रही हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने बसपा को हरा दिया। बसपा की पहली लिस्ट से आपको ये समझ में आना चाहिए था कि बसपा आपको हराने के लिए लड़ रही है, और आपको भाजपा और बसपा दोनों को हराना था। सपा को एक तीसरा काम करना पड़ेगा जो इससे ज्यादा जरूरी, इन दोनों से, कि जब माहौल इस तरह का बनाया जा रहा हो तो अखिलेश भैया को चुप रहना भी सीखना होगा। इस चुनाव में उनके खास तौर पे राजा भैया और धनंजय सिंह, इन दो लोगों के खिलाफ जो बयान रहे और लगातार खुला विरोध रहा, मीडिया में छप रहा है कि वो धनंजय सिंह को हराने मल्लानी जाएंगे। राजा भैया पे आप पूछ रहे हैं कौन, जबकि आपके पिताजी की सरकार में मंत्री रहे। आपको ये समझना पड़ेगा कि राजा भैया और धनंजय सिंह अकेले माफिया नहीं, ना मुख्तार अंसारी, ये जितने भी माफिया हैं सब अपने समाज के, अपने दौर के प्रोडक्ट हैं। यूपी की, देश की राजनीति उस समय ऐसी रही, खासतौर पर उत्तर भारत की। वरना तो मुख्तार अंसारी का परिवार भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के बड़े गौरवशाली परिवारों में से एक। उनके परिवार में लोग कम्युनिस्ट पार्टी से सांसद होते रहे। ऐसे में अगर आप मुख्तार अंसारी को टिकट दे रहे हैं, पहले आप उनका टिकट एक बार काट भी चुके हैं मेरे, अगर मुझे ठीक ठीक याद है, एक चुनाव पहले अपनी छवि ठीक करने में, और दूसरी तरफ आप राजा भैया और धनंजय सिंह पे हमलावर हैं, तो उस प्रदेश में जिसमें जातिगत अस्मिता अभी भी एक बड़ी पहचान है, उसमें आप एक पूरी जाति को नाराज कर रहे हैं। और जब आप पूरी जाति को नाराज करते हैं तो नुकसान बहुत स्वाभाविक है। उनको याद रखना चाहिए था कि सपा का जो बेसिक कैडर बना था एक लंबे दौर में, ज्ञानेश्वर मिश्रा को छोटे लोहिया लोग कहते रहे, या माता प्रसाद पांडे जी आज भी समाजवादी पार्टी के बड़े और सम्मानित नेता हों, लेकिन सपा का जो मूल अधिकार था वो यादव, राजपूत, मुस्लिम था। आप इसको किसी भी समीकरण में कहिए, आप सपा के तमाम बड़े नेता याद करिए, किन जातियों के थे? अमर सिंह से लेकर के तमाम, अभी अभय सिंह, या जो सपा की पूरी लीडरशिप थी, और उसमें आप एक खास समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। इनको सीखना चाहिए था बहन मायावती से कि यूपी में दरअसल बहुत कम जगहें हैं जहां
कोई धार्मिक टकराव है, टर्फ वार जिसको आप कह सकते हैं। गोरखपुर से लेकर के आप कहीं भी चले जाइए, ज्यादातर जो टर्फ वार है वो अगड़ी जातियों के अंदर का था। और इसमें एक दौर में ऐसा हुआ था जब सपा में ये 3 जातियां ढंग से साथ गई थी, यादव, मुस्लिम, राजपूत, तो ब्राह्मण त्रस्त हुए थे और इसीलिए ब्राह्मण भाग के बसपा के साथ गए थे। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश का नारा लगा था और बसपा पहली बार 3 दशक का इतिहास तोड़ के पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई थी प्रदेश में। जब अखिलेश जी ने ऐसा नहीं किया और वो टारगेट करते रहे राजा भैया को और धनंजय सिंह को, खासतौर पे मैं 2 नाम ले रहा हूं, उसका फायदा किसको हुआ? उसका फायदा लगातार भाजपा, मोदी जी से लेकर के योगी जी तक एक ही कोशिश कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी को माई पार्टी साबित करें, मुस्लिम यादव। वो पोलराइजेशन चाहते हैं, आपको तो अपना दायरा बड़े से बड़ा करना था और आप उसको खुद ही कमजोर करने पे आमादा थे। तो ये भी इनको समझना पड़ेगा, इनको अपनी बसपा खड़ी करनी पड़ेगी, अपनी बयानबाजी रोकनी पड़ेगी और हर इलाके में अपनी बसपा खड़ी करने का एक और अर्थ था मेरा, वो छूट गया था कि अपनी बसपा खड़ी करने का मतलब ये भी है कि जो आप अभी बसपा पे आरोप लगा रहे हैं कि उसने मुस्लिम प्रत्याशी देके या यादव प्रत्याशी देके या कुछ भी प्रत्याशी देके समाजवादी पार्टी को हराने का काम किया, भाजपा की मदद की, आप भी तो कर सकते हैं। हर इलाके में अपने ऐसे प्रत्याशी बनाइए, खासतौर पे जो 500 सीट से 500 वोट से आप हारे हैं, 1000 वोट से हारे हैं, उनमें चुनाव आते आते आप देखिए कि आपके ऐसे सवर्ण वहां पे नेता हूं जो चुनाव लड़ें, या किसी भी समाज के नेता हूं और भाजपा का, बसपा का, किसी का भी समीकरण बिगाड़ने में सक्षम हो कि वो खुद तो नहीं जीतेंगे, सपा उनको पीछे से बैकअप दे, जैसे भाजपा ने बसपा को दिया। आप ही का आरोप है, और बसपा ने भाजपा को। आरोप तो यहां तक है ना कि बसपा ने भाजपा के कहने पे टिकट बेचे, कि भाजपा ने बसपा से टिकट खरीदे, तो आपको तो वो भी करने की जरूरत नहीं हो। आपके ऐसे कुछ प्रत्याशी हो जो निर्दल लड़ें और इन सीटों पे जो आप 500 वोट से हार रहे हैं वो भाजपा के 1000 वोट काट दें, उनका जातीय समीकरण बिगाड़े। और नहीं तो भाजपा की राजनीति अप्रासंगिक बनाने की है, रिलीवेंट बनाने की है। उसने अल्पसंख्यकों को करीब करीब बना दिया है, यादवों को लगभग बना रही है। इस चुनाव में बार बार जो मैं एक बात सुन रहा हूं, यादव आतंक, यादव आतंक, इसमें तमाम सारे कोट एंड कोट दलित इंटेलेक्चुअल्स भी शामिल हैं और ये दुखद है। व्हाट इज यादव आतंक? कौन बहुत बड़ा माफिया यूपी में हुआ, यादव या अन्य, उमाकांत यादव, रमाकांत यादव, एक ही 2 नाम याद आते हैं, और वो किन जातियों में नहीं। लेकिन जब आप ये छवि बनने देते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो रोजगार के मुद्दे पे, खासतौर पे युवा, भाजपा से नाराज भी थे, मेरे अपने करीबी दोस्त, उन्होंने मुझे कहा कि यार सब कुछ ठीक है, ये यादव आतंक लौट आएगा, या पीसीएस, यूपी पीसीएस पे कभी वो साबित नहीं हुआ आरोप कि आपने यादवों से भर दिया। तो कहाँ आपको ये तोड़ना था और कहाँ आप उसमें भाजपा की मदद करके अपना ही हाथ जला बैठे। मुझे लगता है सपा को आत्ममंथन से गुजरना पड़ेगा, जवानी कुर्बान गैंग को भंग करना पड़ेगा। ये जो जवानी कुर्बान गैंग है ना, वो चलते हैं अगर कैडर बेस्ड पार्टियां हों तो। जवानी केवल कैडर कुर्बान कर सकता है। हम वामपंथियों ने की, भाजपा वाले, आरएसएस वाले इतने साल करते रहे। जवानी कुर्बान सत्ता की राजनीति के इर्द गिर्द घूमने वाली पार्टियां नहीं कर सकती। उनका कोई ऐसा कैडर बेस है ही नहीं। मैं खुद नतीजे देख रहा हूं, बस्ती हो, बलिया हो, गाजीपुर हो, अंबेडकर नगर हो, जहां पे भाजपा साफ हुई है या करीब करीब साफ हुई है, वहां पे मुझे जवानी कुर्बान गैंग वाले ज्यादा नहीं दिखते। जहां सपा साफ हुई है वहां पे हर तीसरा जो मित्र है वो मुलायम सिंह, वो अखिलेश यादव जी के साथ एक तस्वीर लगाए बैठा है, वो खड़ा है, बैठा है, जवानी कुर्बान, जवानी कुर्बान। सपा के लिए बेहतर ये है कि सब कुछ खत्म नहीं है, 2017 से बेहतर स्थिति है। लेकिन अगर ट्विटर से बाहर नहीं निकले उस पार्टी के खिलाफ जो जिस दिन यूपी का चुनाव जीती
उसके अगले दिन 2022 में ही, इसी साल, गुजरात में आने वाले चुनाव में लग गई। वहां पे रोड शो चल रहा है। अभी चुनाव में 7-8 महीने या 9 महीने, लेकिन वहां मोदी जी का रोड शो चल रहा है और आप ट्विटर खेल रहे हैं इस आरोप पे कि ईवीएम्स बदली गई। तो ऐसे तो ना हो पाएगा सरकार। खैर, अगला विश्लेषण कांग्रेस पे, क्योंकि उसका प्रदर्शन चाहे जैसा रहो, मुझे कांग्रेस का उत्साह बहुत अच्छा लगा। और कांग्रेस भी क्या इररिलेवेंट हो गई है, क्या कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। ये जो कांग्रेस के ऊपर हमले हैं, उनका एक बड़ा आसान सा नुक्ता है कि अगर आप अपनी मन मर्जी के तथ्य उठाएं तो अपनी मन मर्जी का निष्कर्ष निकालना बहुत आसान हो जाता है। कांग्रेस जितने चुनाव हारी है, उससे कम मोदी जी नहीं हारे। केवल दिल्ली के 2 चुनाव हम देख लें, बिहार का एक चुनाव जिसमें उन्होंने डीएनए पे सवाल उठाया था, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, मोदी जी के सत्ता में आने के बाद भाजपा ज़्यादातर वहाँ जीती है जहाँ वो 10 साल से, जैसे असम में, सत्ता में नहीं थी, या महाराष्ट्र, देवेंद्र फडणवीस की पहली सरकार, पंजाब में जिस बुरी तरह से हारे वो अकालियों के साथ के बावजूद। लेकिन जो एक नैरेटिव बनाया गया है कि हार ही नहीं सकते, गुजरात में 2017 में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने हरा ही दिया था। इसके बाद मुझे ये ना बताएं कि उसके बाद क्या होता है और भाजपा विधायक चुरा लेती है, क्योंकि इन ज्यादा बुद्धिजीवियों को फिर वो जो रास्ता पकड़ते हैं, पूरा वीडियो इस पे करूंगा, बस ये अभी 2-3 लाइन में। आप क्या चाहते हैं? सिंधिया के पास ज्यादा से ज्यादा 22 विधायक थे, बाकी कांग्रेस विधायक कमलनाथ के साथ थे, ये आज भी साबित है। राहुल गांधी को क्या नरेंद्र मोदी हो जाना चाहिए था, तानाशाह हो जाना चाहिए था, और जिनके पास ज्यादा विधायक हैं उनको उनकी सरकार भंग कर देनी चाहिए थी? ये रास्ता आप सुझा रहे हैं। गहलोत के साथ यही करना चाहिए था, क्योंकि जमीनी हम विधायकों की संख्या देख रहे हैं कि सब कुछ हाईकमान से तय होगा। हमको एक दिन अचानक पता चलेगा कि कोई खट्टर भी है, कोई अकबर दास भी है। सो डू यू रियली वांट टू टर्न कांग्रेस इनटू बीजेपी? और अगर नहीं, तो आपको यह समझना होगा कि कांग्रेस जैसे दल कभी खत्म नहीं होते। कांग्रेस की बेसिक लड़ाई ही उसी अधिनायकवाद के, उसी डिक्टेटरशिप के खिलाफ है जो मोशा कर रहे हैं। 2 लोगों की पार्टी है। जेटली जी के जिंदा रहने तक 2.5 लोगों की पार्टी बोला जाता था, अब 2 लोगों की। कांग्रेस ने वो नहीं किया, ये गलत है। और राहुल गांधी ने चुनाव कम नहीं जीते हैं, लोकसभा का अपना गणित। गुजरात में कौन मान रहा था कि 3 दशक के बाद वो आदमी 97 सीट्स लेके आएगा? उसके बाद आप ईडी से लेकर के, सीबीआई से लेकर के पूरी ताकत झोंक के विधायक तोड़ें, विधायक खरीदें। क्या इससे कांग्रेस अप्रासंगिक हुई है? मुझे लगता है कि ना तो कांग्रेस अप्रासंगिक है, और ये खास तौर पे उस जमात का फैलाया हुआ नैरेटिव है जिसमें वो एक हद तक सफल भी होते हैं। जो जमात दरअसल कैपिटलिज्म के पूरी तरह से साथ है, जो जमात बेसिकली राइट विंग है, हद से हद सेंटर राइट आप कह लीजिए। इंडियन एक्सप्रेस जैसा अखबार, द प्रिंट, शेखर गुप्ता, आप जिस प्रिंट के संपादक हैं, आप उसका कारपोरेट लीनियज देखिए। जर्नलिज्म ऑफ करेज कभी वो करता था, वो ठीक बात, लेकिन उसकी एडिटोरियल लाइन क्या रही हमेशा? किसके साथ खड़ा रहा? आज भी फ्री बाइस पे वो क्या बोलता है? ये फ्री बाइस नहीं है। बैंकों का उतना लोन ऑफ कर देने पे, राइट ऑफ कर देने पे, धन्ना सेठों का किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। गरीबों को हक मिले तो फ्री बाइस होती है। ये वही लोग हैं जो कांग्रेस को राइट ऑफ करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और मुझे लगता है कि कांग्रेस ना कोई राइट ऑफ होने जा रही है। G23 कौन है इसमें? एक जमीनी आदमी। हुड्डा तो अपना चुनाव तब हारे जब राहुल गांधी सीन में नहीं थे, और हुड्डा के अलावा मुझे उसमें कोई आदमी नहीं दिखता है जो अपनी सीट बचा ले। तो या तो आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस को वही करना चाहिए जो मोदी कर रहे हैं, तो फिर मुझे आपकी राजनीति पे सुबह है। और नहीं करना चाहिए तो आपको फिर कांग्रेस के साथ खड़ा होना चाहिए, उसको कम से कम राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। गुहा जैसे लोगों की पूरी राइटिंग देखिए।
वो 10 साल से यही साबित करने में लग गए हैं कि राहुल गांधी रिलेवेंट हैं, कांग्रेस रिलेवेंट है। रिलेवेंट कौन है ये नहीं बताते। और ये वो जगह है जहां पे भारत के कम से कम लिबरल लेफ्ट वर्ग को सोचना पड़ेगा और इन सत्ता के एजेंटों को, क्लोजेट संघियों को भी कॉल आउट करना पड़ेगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। कांग्रेस पे अगला वीडियो पूरा। सी यू ऑल। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियोस आप लाइक कर रहे हो और अच्छे लग रहे हो तो। सी यू ऑल, बाय।